हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैंने आज जो वीडियो था उसको अपलोड नहीं कर पाया। तो आज का जो करंट अफेयर है 23 अक्टूबर का, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे और जानेंगे क्या क्या न्यूज़ हमारे पास रही हैं इनके विषय में। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है, समुद्री सूक्ष्म शैवाल का जो जलवायु अनुकूलन है वो अनुकूलित हो चुका है और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन जिसके बारे में अध्ययन किया गया है और बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास जो इनको फाइटोप्लैंक्टन्स यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स की आवश्यकता थी, उनको अनुकूलित कर लिया गया है। मतलब उनके द्वारा जो अपनी मात्रा है उनको मतलब संतुलित कर दी गई है। और समुद्री सूक्ष्म शैवाल है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। शैवाल जो होता है, सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव है जो प्राकृतिक वातावरण जैसे जल, चट्टानों, मृदा में पाए जाते हैं। देखिए, मेन बात ये है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जगह जगह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ये इनकी जो उच्च संश्लेषक दक्षता होती है ये भी उच्च होती है, क्योंकि विश्व में ऑक्सीजन के उत्पादन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। हालांकि जैसा कि जलवायु परिवर्तन निरंतर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ सागरों का जल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जिसके परिणामस्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल के बीच जो पोषक तत्वों से भरपूर भरा हुआ जल है, जिनके अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं, और सतही जल जो भूमिगत जल है, इन दोनों की उपलब्धता कम हो रही है। अतः पोषक तत्व दुर्लभ होते जाते हैं, और जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व जो शैवाल होते हैं, प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं। ये जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जो पेड़ होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ये जो प्रभावित हो जाएंगे तो आगे की जो इकोसिस्टम है वो, उसको हानि पहुंचेगी, वो प्रभावित होगा। फिर बाद में जो जैव मंडल है वो भी प्रभावित होगा। लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की यह कमी सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। सूक्ष्म शैवाल के उदाहरण हैं डायटम, डायनोफ्लैगलेट और क्लोरेला। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। और सूक्ष्म शैवाल को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सूर्य प्रकाश, प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन समुद्र की सतह से 35% भाग पर उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आयरन की कमी है। वर्तमान में इसका अध्ययन किया गया है। रोडोप्सिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करना। रोडोप्सिन एक प्रोटीन जो मानव नेत्रों में प्रकाश की दृष्टि को कम करने के लिए जिम्मेदार है, के समान एक अन्य समुद्र की सतह पर बदलती जलवायु परिस्थितियों के जवाब में समुद्री सूक्ष्म शैवाल द्वारा सक्रिय किया जाता है। रोडोप्सिन पारंपरिक क्लोरोफिल आधारित प्रकाश संश्लेषक की वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इन सूक्ष्म शैवालों को पनपने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से समुद्र के गर्म होने के कारण पोषक तत्वों की कमी वाले सतही जलीय क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रकाश का संग्रह होता है। रोडोप्सिन समुद्र में प्रमुख प्रकाश संग्राहक और क्लोरोफिल आधारित प्रकाश संश्लेषण क्रिया जितना ही प्रकाश अवशोषित कर सकते हैं, रोडोप्सिन के द्वारा जितना प्रकाश संश्लेषण की जो आधार है, उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश अवशोषित किया जा सकता है। रोडोप्सिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश को ग्रहण करते हैं और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शैवाल को भोजन उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में उनको सक्षम बनाते हैं। एक्चुअली एटीपी बनता है, और एटीपी बनने के बाद में सूक्ष्म शैवाल उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और उनको अवशोषित करके खुद का भोजन बना लेते हैं। अध्ययन के निहितार्थ क्या है यहाँ पर? पर्यावरणीय अनुकूलन, अच्छी बात है। रोडोप्सिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैसे सूक्ष्म
शैवाल समुद्र की बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अन्योन्य क्रिया करते हैं, जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर समुद्र के गर्म होने के हानिकारक प्रभावों को कम करने में सहायता कर सकता है। यह ज्ञान उन पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो जाता है जो खाद्य स्रोत के रूप में सूक्ष्म शैवाल पर निर्भर है। जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इसके बारे में क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के विषय में हम क्या कुछ उपयोग कर सकते हैं। यीस्ट जैसे गैर प्रकाश निर्भर रोगाणुओं की गतिविधि को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में इसी तरह के तंत्र को नियोजित किया जा सकता है। यह इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, देखिए इनके विषय में जरूरी है। इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एंटीवायरल और जैव ईंधन सहित विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में मूल्यवान हो सकता है और वैश्विक कृषि पर भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। वैश्विक कृषि भूमि आधारित कृषि के साथ समानता रखते हैं, जहां पोषक तत्वों की कम उपलब्धता से फसल की उपज हो सकती है। मतलब पोषक तत्व जहाँ पर कम है परंतु फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा अधिक है, अनुकूलित है, ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, तो भी वहाँ पर एग्रीकल्चर ठीक ठाक मात्रा में, उचित मात्रा में की जा सकती है। जिस प्रकार सूक्ष्म शैवाल बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन हेतु रिडॉप्शन पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन जो होता है के प्रभावों को कम करने हेतु फसल की अनुकूलता क्षमता में वृद्धि करने के लिए नवीन रणनीतियों को पता लगाने की आवश्यकता भी है। निम्नलिखित में से यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसमें ये उत्तर दिया गया है डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ये जो उत्तर है आपका यही सही है, और इसके विषय में कुछ व्याख्या दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। केकड़ा झींगा, समुद्री झींगा आदि क्रस्टेशियाई हैं, ठीक है। क्रस्टेशियाई आप जान लीजिए कौन है। और हेरिंग मछलियों की एक प्रजाति है जो क्रस्टेशियाई जीवों को खाती है। तो इस प्रकार हमारा जो सही क्रम है वो क्या है? ये वाला डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। भारत में कैंसर के मामलों में उपचार कैसा क्या रहा है, इसके बारे में एक न्यूज़ है। सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में एक कैंसर होता है, और ये काफ़ी बड़ी समस्या। जनसंख्या आधारित सर्वाइकल कैंसर जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रीज PBCR, द लेसन और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ये भी चर्चा में रहा। मेंस की दृष्टि के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के कैंसर बढ़ते मामले और स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में जानकारी हमें रखनी आवश्यक है। तुरंत द हिंदू, देखिए ये जो न्यूज़ है बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसके विषय में हम जान लें थोड़ा सा कैंसर के बारे में। हाल ही में द लेसन रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, एक ये रिपोर्ट आई है में प्रकाशित हालिया अध्ययन से पता चला है कि जो पूरे भारत से सर्वाइकल कैंसर के रोगियों के जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं। जो विभिन्न प्रकार के कैंसर है इसके बारे में विशेष अलग अलग असमानताएं हैं। अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या हैं? उत्तर जीविता दर। भारत में वर्ष 2012 से 2015 के दौरान सर्वाइकल कैंसर के लगभग 52% मरीजों का सफलता में इलाज कर दिया गया है, मतलब उपचार कर दिया गया। इनका सभी क्षेत्रों में भिन्नताएं प्राप्त हैं, मिल रही हैं। असमानता यहाँ पर है। और अहमदाबाद के शहरी क्षेत्र PBCR ने सर्वाधिक 61.5% अहमदाबाद ने यहाँ पर उत्तर जीविता दर प्रदर्शित की। इसके बाद तिरुवनंतपुरम और 58%, 58.8%, कोल्लम 56.1% उत्तर जीविता दर्ज की। इसके विपरीत त्रिपुरा में न्यूनतम उत्तर जीविता 31 जो कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य है, उसने सबसे कम। क्षेत्रीय असमानताओं के योगदान देने वाले कारक हैं कुछ नैदानिक सेवाओं तक पहुंच, प्रभावी उपचार, नैदानिक देखभाल, सुविधाओं की दूरी, यात्रा लागत, शहर उग्रताएं, गरीबी जैसे कारकों ने उत्तर जीविता को कम कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्वाइकल की रेट्स किस प्रकार से दी गई हैं। अहमदाबाद में 61.5, तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम में, मुंबई ओवरऑल और इतना है 51.7, मिजोरम में और सिक्किम, मणिपुर और कामरूप अर्बन और त्रिपुरा। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आप, क्योंकि होता क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, महिला के गर्भाशय जो होता है वो बंद हो जाता है और जिसमें कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी 99%
जो मामले होते हैं, उच्च जोखिम वाले होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV इसको बोलते हैं, इसके संक्रमण से जुड़े हैं। ये जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला एक वायरस है। HPV 2 प्रकार का होता है, 16 और 18। इसमें लगभग 50% उच्च श्रेणी के कैंसर होते हैं, सर्वाइकल वाले, और सर्वाइकल प्री कैंसर के लिए जिम्मेदार है। और वैश्विक स्तर पर मतलब प्राथमिक जो कैंसर है उसके लिए 50% ये जोखिम वाले होते हैं। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे बड़ा चौथा सामान्य रोग है ऐसा, जो सबसे ज़्यादा है। वो 2020 में इसके लगभग 90% नए मामले। मृत्यु दर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को इतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, उचित जानकारी नहीं होती है, उनकी बढ़िया जांच नहीं हो पाती, इसलिए निम्न मध्यम आय वाले देशों में ही ऐसी बीमारियां मतलब ज़्यादा मात्रा में मिल रही हैं। व्यापक सर्वाइकल कैंसर नियंत्रण है प्राथमिक रोग, HPV टीकाकरण, माध्यमिक रोकथाम, कैंसर पूर्व घावों की जांच उपचार, तृतीयक रोकथाम, आक्रामक सर्वाइकल कैंसर का निदान या प्रशामक देखभाल शामिल है। कैंसर के उपचार के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के समक्ष भी चुनौतियां हैं। कैंसर की विविधताएं, अलग अलग प्रकार का कैंसर आ रहा है, तो मतलब उसके लिए दवाएं खोजना और उसके लिए बनाना और उन दवाओं का फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में लाना, ये थोड़ी सी महंगाई और समस्या हो सकती है। विलम्ब से निदान हो पाता है इनका, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इनके इलाजों में। उपचार विषाक्तता हो जाती है, कभी कभी कीमोथेरेपी और ये विकिरण थेरेपी होने के बाद में गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। उपचार के प्रतिरोध, कभी कभी ऐसा भी होता है। उपचार की लागत भी अधिक होती है, क्योंकि कैंसर जैसे बीमारी का इलाज करवाना सभी के लिए आम बात तो है नहीं। देखभाल तक अधिगम का अभाव, क्योंकि जो सरकार से भी मदद मिलती है वो उतना है नहीं। विशेष देखभाल की सीमित उपलब्धता है। कलंक और भय, सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक के कारण निदान इसमें उपचार में देरी होती है। लोगों को मतलब समस्या हो जाती है उनके आसपास जाने, लोग डरने लगते हैं। देश में कैंसर उपचार देखभाल क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के कुछ उपाय हैं। जागरूकता और शिक्षा, कैंसर से बीमारी संबंधित ऐसी मतलब जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर क्या दवा मिलती है, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उनको लड़ने की क्षमता, विश्वास दिलाना चाहिए। निवारक उपाय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ बनाना, जो प्राथमिक देखभाल है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिसिन का उपयोग, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैंसर परामर्श शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। सरकारी पहलें हो, मतलब इनको अच्छी पहल होनी चाहिए कैंसर के विषय में। रियायती उपचार दिया जाना चाहिए लोगों को जिनको कैंसर होता है। अनुसंधान पर विकास पर और लागत होनी चाहिए, इस पर फंड अधिक खर्च किया जाना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता अभियानों के सहायता सेवाओं, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए इसमें। कैंसर के उपचार से संबंधित सरकारी पहले भी करी गई हैं। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग से स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एक परियोजना मतलब ये चले थे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। HPV वैक्सीन भी मतलब विकसित है। वह 2010 में क्वेश्चन आया था। कैंसर से संबंधित, टेक्सास वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालय में पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। टैक्सोल नामक दवा टेक्सास के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। पार्किंसंस रोग के निवारण हेतु प्रभावी है। पहला और दूसरा सही है। टेक्सास रोड जो रेड बुक है उसमें मतलब लिया गया था, और टेक्सास वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालय में ही पाया जाता है। उसके बाद में SDG शिखर सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है, क्योंकि जो हाल ही में बैठक हुई है SDG की, तो हुई है US में और US के न्यूयॉर्क में। तो SDG शिखर सम्मेलन 2023 का सतत विकास लक्ष्य SDG गोल एडिस अबाव एक्शन एजेंडा AAA मतलब 4A और रेड स्वैप आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दी गई सेंधाई फ्रेमवर्क। मेंस के लिए क्या SDG शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे हैं, उसके विषय में जानकारी यहाँ पर लेंगे। स्रोत द हिंदू में छपा हुआ था। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के न्यूयॉर्क में एक SDG शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमी गति के बारे में चर्चा करी है। फर्स्ट नंबर में नो पॉवर्टी, जो पहला SDG गोल नंबर है, और सेकंड है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग।
क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर 6 नंबर, क्लीन वाटर सैनिटेशन 7 नंबर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8 नंबर। 9 नंबर है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉरी। 10 नंबर है राउंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी और 11 नंबर है सस्टेनेबल एंड कम्युनिकेट्स और 12 नंबर है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 नंबर पर है क्लाइमेट एक्शन। 14 नंबर पर है लाइफ बिलो वाटर, मतलब जल में जीवन, मतलब जल में ही जीवन। लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। पीस जस्टिस एंड 60 नंबर, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17 नंबर है टोटल जो भी हमारे गोल है उनके लिए मिलकर के कार्य करना, मतलब पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो सस्टेनेबल गोल 17 हमारे पास हैं और SDG गोल इन सब की पूर्ति के लिए सभी देश कार्य करते हैं वर्तमान में, और इसीलिए बैठक यहाँ पर हुई है। SDG गोल शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या रही? फंडिंग गैप को स्वीकार करना, मतलब जो पिछली 2.4 ट्रिलियन डॉलर थी उसको बढ़ा करके 4.2 ट्रिलियन डॉलर कर दिया गया है। और SDG को प्राप्त करने के लिए निवेश की तत्काल आवश्यकता भी है। वित्त से चुनौती से निपटना वर्ष 2023 का जो एजेंडा था उसे प्राप्त करने के लिए एक एक्शन किया गया था 4A एक्शन, आदेश अबाबा एक्शन एजेंडा, और इस पर महत्व पर बल दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक और निजी सभी वित्तीय प्रवाह के कुशल उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। SDG गोल प्रोत्साहन के लिए महासचिव को प्रस्ताव के जो उसमें तेजी की जानी चाहिए। फंडिंग के लिए लगभग सालाना 500 अरब अमेरिकी डॉलर उल्लेखनीय वृद्धि हो। और 4A सतत विकास की वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है। इसका उद्देश्य सतत विकास वर्ष 2030 तक का एजेंडा है। 17 SDG कार्यान्वयन हेतु संसाधन जुटाना और अन्य वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा एवं सहायता होना। बहुपक्षीय कार्रवाइयाँ और ऋण स्वैप के मामले में क्या जानकारी है? जब हम यहाँ पर देखेंगे बहुपक्षीय कार्रवाइयाँ और ऋण स्वैप, SDG कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अभिकर्ताओं ने जलवायु और प्रकृति से संबंधित जो ऋण स्वैप सहित SDG है तो ऋण स्वैप को बढ़ाने पर बल देते हुए सभी लेनदारों द्वारा बहुपक्षीय कार्यों एवं समन्वय का आग्रह किया है। ऋण स्वैप पर्यावरण और नीतिगत चुनौतियों से निपटने और हरित विकास का समर्थन करने के लिए कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करती है। कोविड-19 का यहाँ पर प्रभाव देखने को खूब मिलता है, क्योंकि कोविड-19 ने दुनिया को बेहतरीन तरीके से खूब ज़्यादा प्रभावित किया। इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि कोविड-19 महामारी ने SDG पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि विशेष रूप से विश्व के सबसे निर्धन और कमजोर देशों ने SDG गोल को प्राप्त करने में प्रगति में तेजी लाने के लिए आपातकालीन पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना। अभिकर्ताओं ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंधाई फ्रेमवर्क हुआ था को पूर्ण रूप से लागू करने की सिफारिश की और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया है। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हानि और क्षति का जवाब न देने के लिए नई वित्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए भी एक प्रतिबद्धता जताई है। वर्ष 2030 तक एजेंडा जो है इसकी प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। अभिकर्ताओं ने कार्यान्वयन के आधे चरण में SDG की स्थिति के बारे में गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने निर्धनता, जबरन स्थानांतरण, असमानताओं और जलवायु के जो परिवर्तन है के प्रतिकूल प्रभावों जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक स्थायी विश्व के लिए सभी के अधिकारों कल्याण की रक्षा हेतु वर्ष 2030 का जो एजेंडा है उसको और तथा 17 जो SDG गोल है पूरी तरह से लागू करने की सिफारिश की है। SDG में प्रगति से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और चिंताएं हैं, इनके बारे में प्रगति और प्रतिबद्धता का अभाव। यहाँ पर कोई भी देश जो होता है अपनी कह तो देता है कि हम मतलब इसमें यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबद्धता अपनी
पूरी नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिबद्धताओं के बावजूद 17 एसडीजी गोल और 169 लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में केवल प्रगति 15% है और लोग कहते हैं कि हम 100% अपना दे रहे हैं। ऐसा है नहीं, इसीलिए पिछड़ रहे हैं। फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच वहां पर कम है काफ़ी मात्रा में। हालांकि चिंता की बात यह है प्रतिबद्धता अवधि के आधे पड़ाव पर दूसरी छमाही में आवश्यक प्रगति को लेकर विश्वास बहुत कम है। विकासशील देशों ने एसडीजी गोल हासिल करने में निवेश का अंतर लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो पूर्व के अनुमानों से काफ़ी अधिक है। यह वित्तीय आवश्यकता एसडीजी को असंभव बना देखती है और जिससे फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच सवाल खड़े हो जाते हैं। असंबद्धताएं और बाधाएं, इससे संबंधित कुछ बाधाएं भी हैं। असंबद्धता है, एसडीजी हस्तक्षेपों में 5 असमानताओं की पहचान की गई है। संसाधन आवंटन, सक्षम वातावरण का निर्माण, सह लाभ, लागत प्रभावशीलता, संतृप्ति सीमाएं। विभिन्न बाधाएं सहक्रियात्मक जो कार्रवाई में बाधा डालती हैं, जैसे सूचनाओं तक पहुंच में अंतर, राजनीतिक और संस्थागत बाधाएं एवं आर्थिक चुनौतियां। नीति कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी क्या है हमारे पास। एकीकरण और सटीक उद्देश्यों की कमी के कारण नीति कार्यान्वयन में विसंगतियां और गलत संरेखण कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों तथा छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों को पूरा करने में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव तो होता ही है, इसके विषय में जानेंगे। ग्रीन जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में पहचाना गया है, जिससे एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति को खतरा है। एक्चुअली जो एसडीजी गोल है, मेन इनका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन को रोकना और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसको कम करना। तो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन भी अभी बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति हमारी संवेदनशीलता के विषय में जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं लगातार। आगे की राह, कुछ हम आगे क्या कर सकते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और प्री में भी महत्वपूर्ण होता है स्टेटमेंट वाइज। जलवायु परिवर्तन और इसके पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता होती है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति के लिए राष्ट्रों के बीच बहुपक्षीय कार्य और सहयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अभिकर्ताओं को दहाड़ी विश्व हेतु सभी के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2023 के एजेंडे के प्रति समर्पित होना चाहिए और होना ही पड़ेगा। ये एक 2010 का एक क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा एक क्वेश्चन और 2018 में पूछा गया था। हरित अर्थव्यवस्था कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई है। मतलब कहाँ से इसको निकाला गया है, कहाँ से आई है। रियो डी जेनेरियो 2012 में सम्मेलन हुआ था, इसके संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में एक एसडीजी गोल के बारे में आया था क्वेश्चन 2016 में, और वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऐसा मानना है इनका। और वह 2000 जो सतत विकास लक्ष्य 2030 तक हासिल करना है। तो इसमें 2023 तक मतलब हासिल करना ये आवश्यक, मतलब ये तो है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर देखा, लेकिन जो इसका क्लब ऑफ रोम से वैश्विक थिंक टैंक द्वारा इसको प्रस्तावित नहीं किया गया था, इसको बाद में अब देखते हैं बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए प्रस्तावित सुधार। वैश्विक बैंकें हैं, बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए प्रस्तावित कुछ सुधार यहाँ पर हैं, पेश किए गए वैश्विक स्तर पर। और MDB G20 के मतलब G20 के जो समूहों द्वारा विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं EMDE, सतत विकास लक्ष्य SDG अभी हम पढ़ के आए ऊपर से, और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक। बहुपक्षीय विकास बैंक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है एक चैप्टर जो बहुपक्षीय विकास बैंक है। और भारत को समर्थन देने में MDB का योगदान महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चर्चा में क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ है, और हाल ही में G20 विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों के MDB को
अपने दृष्टिकोण की व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्त पोषण के बजाय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उल्लिखित क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों और दीर्घकालिक परिवर्तनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब अपने क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा करके जो देश है, देशी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इनको जाना चाहिए और वहाँ पर योगदान इनको करना चाहिए और वहाँ से विशिष्टताएं इनको ग्रहण करनी चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंक हैं क्या? एमडीबी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, अल्प विकसित देश नहीं। वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। विकसित देश एमडीबी को ऋण देने में योगदान करते हैं, जितने भी विकसित देश हैं वो, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। विकसित देश मतलब पैसा डालते हैं बैंकों में और विकासशील देश अपना मतलब उधार लेते हैं, फिर उसको बाद में चुकाते हैं। एमडीबी गरीबी में कमी, बुनियादी ढांचे का विकास, मानव निर्माण, पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को हल करके निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों एलआईसी और एमआईसी दोनों को विकास का समर्थन में सहायता करती है। एमडीबी में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक आदि शामिल हैं एमडीबी में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, द यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD और द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, द इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एमडीबी सुधार के समर्थन का कारण क्या है? जलवायु संकट। G20 पैनल का तर्क है कि जलवायु संकट के कारण वैश्विक चुनौतियों, विशेषकर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एमडीबी में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहा है, करना जरूरी है। एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ज़्यादा समन्वय बैठ पाएगा, समन्वय बैठाना आवश्यक है। भारत में पारंपरिक रूप से एमडीबी का ऋण भारत के प्रति वैश्विक बैंक की प्रतिबद्धता। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रिटेन सम्मेलन में हुई थी और विश्व बैंक ने वर्ष भारत को कोड तथा मौजूदा दोनों परियोजनाओं के लिए अब तक 97.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। कुल आवंटित ऋण में से 19% सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र परियोजनाओं के लिए, 15% एग्रीकल्चर के लिए, मत्स्य पालन और वाल्की के लिए और 11% परिवहन क्षेत्र के लिए। एडीबी की क्या भूमिका है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी भागीदारी हमारे यहाँ पर क्या है, देखिए इसका जो राजधानी फिलीपींस मनीला में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फिलीपींस की राजधानी मनीला में, अच्छा, स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1969 में फिलीपींस मनीला में। एडीबी ने कुल 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना संबंधी तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिसमें से बैंक द्वारा कुल सहायता में 34% की धनराशि, परिवहन के क्षेत्र में 25% की जो ऊर्जा के लिए और 10% शहरी आधारभूत अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके लिए दी है। एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका क्या योगदान? वर्ष 2016 में मुख्यालय चीन बीजिंग में है, इसको याद मत रखिए। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, वर्ष 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो AIIB के 80 सदस्य राष्ट्र हैं, ये वाला मतलब सही है, और इसमें AIIB भारत का सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है और चाइना हो सकता है, और AIIB में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, ऐसा गलत है, बाहर के भी सदस्य हैं। भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट एनडीपी में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर AIIB में संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों बैंकों की भूमिका किस प्रकार भिन्न होगी भारत के लिए? इन दोनों रणनीतिक 2012 का क्वेश्चन हुआ था। इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए ज़रूरी है हमको पढ़ना। इजराइल फिलिस्तीन पर भारत ने कुछ अपना स्टैंड लिया है, इसको देखेंगे आज। और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की मध्यस्थ भूमिका और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, महात्मा गांधी, शीत युद्ध, वेस्ट बैंक, भारत, मध्य यूरोप और आर्थिक गलियारा आईमेक। मेंस के लिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की मध्यस्थता, मतलब क्या भूमिका रही भारत की मध्यस्थता करने में, और भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह, समझौते, क्षेत्रीय व वैश्विक समूह चर्चा में क्यों हैं?
द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत के कूटनीतिक रुख में पिछले कुछ वर्षों में कुछ परिवर्तन आया है। फिलिस्तीन के लिए इसके ऐतिहासिक समर्थन और इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों के बीच संवेदनशील संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी भी देश को एक पक्ष में जाकर बिल्कुल वैसा निर्णय नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा किया जा सकता है जहाँ पर किसी देश की गलती होती है उसी को मतलब कहा जा सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे इजराइल की जो लोकेशन है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, गोल्डन हाइट्स यहाँ पर पाया जाता है, और बगल में इसके सीरिया, लेबनान जो देश हैं, और इधर आप देख पा रहे होंगे कि भूमध्य सागर है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बैंक, ये गाजा, और यह है आपकी लोकेशन इजराइल की जॉर्डन, इजिप्ट, ये पड़ोसी देश है इसका। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पृष्ठभूमि। ऐसे ऐतिहासिक रूप से देखें तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। देखिए, फिलिस्तीन का समर्थक तो रहा है यार। फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के महात्मा गांधी के विरोध पर बहुत बड़ी भूमिका। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था जो वर्तमान में फिलिस्तीनी मुद्दा है, मतलब तब तत्कालीन समय में फिलिस्तीनी मुद्दा जैसे फिलिस्तीनी रह रहे थे, वैसे ही भारत में क्या था, भारत के लोग जो थे, दलित समाज के लोग और शूद्र समाज के लोग, उन लोगों के विषय में ही यही से मतलब कह रहे थे महात्मा गांधी। तो उसी को लेकर के भारत में दलितों के विषय में और वहाँ के लोगों के विषय में समानता दिखा रहे थे महात्मा गांधी। इसके विषय में कुछ कोर्स करते हैं, उसके विषय में कुछ बोलते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी चर्चा में आते हैं। फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन मैंने पिछले वाले जो जितना भी था उसमें डिस्कस किया था। भारत द्वारा अपने रुख को संतुलित करना, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार दौरा किया था कहाँ का, इजराइल का। उसके बाद में 2018 में दौरा किया था कहाँ का, फिलिस्तीन का। वर्ष 2017 में भारत ने एक तरफा पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के प्रयास के लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्या किया था, मतदान कर दिया था, क्योंकि उन दोनों ने पूरे यरूशलेम को मतलब इजराइल की राजधानी घोषित कर दी। फिलिस्तीन का उसमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कह दिया था अमेरिका और इजराइल, क्योंकि वो दोनों रणनीतिक तौर पर काफ़ी करीब हैं। आतंकवाद की निंदा हमेशा करता रहा है भारत, और अंधाधुंध प्रतिशोधात्मक बमबारी का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि चाहे जहाँ बम फोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा करना निंदनीय और गलत है सभी के लिए। भारत का आधिकारिक रुख क्या है, इसके विषय में जानना जरूरी है। वर्तमान में क्या लिया, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत के आधिकारिक रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बदलाव तो नहीं हुआ है, तो हमें देखना लेकिन जरूरी है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन को अच्छे पड़ोसी देश के रूप में मानते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसका अर्थ है मतलब भारत कहता है कि 2 स्टेट बना लो भाई, आप अलग रहो, कोई दिक्कत है नहीं, और 2 राज्यों की स्थापना करना जरूरी है। यानी यहूदी लोगों के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों लोगों के लिए फिलिस्तीन की वकालत कर रहा है। और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ही वर्ष 1991 में मैड्रिड सम्मेलन हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन वहीं पर सहमति बनी थी। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री की वेस्ट बैंक की रामल्ला की यात्रा इसका प्रमाण है। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल मतलब दौरा किया गया था फिलिस्तीन का। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का संभावित प्रभाव क्या है, इजराइल की रक्षा के साथ। देखिए, इजराइल के द्वारा हम यहाँ पर तकनीकी रक्षा सौदा काफ़ी कुछ मंगाते हैं यहाँ से, और उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान इस बात की संभावना है कि इजरायली अपनी सुरक्षा जरूरतों को अधिक प्राथमिकता दे सकता है, और जिसका इन दोनों के बीच में संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत कच्चे तेल आयात के लिए मध्य पूर्व पर ही निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। फिलिस्तीन के बीच देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में शामिल होते तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति, अर्थव्यवस्था और निवेश पर भी सीधा असर पड़ सकता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का प्रभाव, भारत ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की IMEC पर हस्ताक्षर कर दिया है, शिपिंग और रेल नेटवर्क सहित विभिन्न परिवहन के साधनों के माध्यम से भारत मध्य पूर्व तथा यूरोप को जोड़ना। देखिए, भारत को तो जोड़ना है ही,
मध्य के जो जितने भी देश हैं तान वाले, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश हैं, इन सबको जोड़ते हुए और यूरोप को भी हमें जोड़ना है। तो इसके लिए एक रणनीति बनाई गई। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को जन्म दे सकती है, आईएमएफ के सुचारू संचालन को प्रभावित कर सकती है। देखिए, ये हमारा मुद्दा जो है इजराइल फिलिस्तीन वाला, किसी भी गलत स्टैंड को अगर हम ले लिया तो क्या हो सकता है, हमारा जो ये बना रहे हैं आईएमएफ, ये हो सकता है कि इसमें कोई विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। तो हमें इस पर स्थिरता रखनी पड़ेगी। इस संघर्ष में भारत के लिए रणनीतिक महत्व को वाले क्षेत्र मध्य पूर्व स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता भी है। संघर्ष बढ़ने की स्थिति के खराब होने से इस क्षेत्र में भारत के हितों को प्रभाव पड़ सकता है। आगे की राह में क्या देख सकता है, क्या हम 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू कर सकते हैं या नहीं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की तीव्रता गंभीरता को देखते हुए भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है इसके आधार पर शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दे सकता है। भारत को कूटनीतिक प्रयास जारी रखने के साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का उपयोग करके इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को बातचीत करने के जरिए मुद्दे का समाधान निकालने की आवश्यकता मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। और इस पर कोई छोटा स्टैंड लेकर, कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच लेकर वहाँ पर इसका समाधान किया जा सकता है। भारत को मध्यस्थता करने के प्रयास को जारी रखना चाहिए। साथ ही फिलिस्तीनी लोगों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता मुहैया करानी चाहिए भाई। और आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए इजरायल और फिलिस्तीनी नागरिक समाज समूहों, शिक्षाविदों और युवाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी है। और 2015 को क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर की सीमा तक मतलब नहीं फैला है। वो है आपका जॉर्डन। जॉर्डन वहाँ तक नहीं है क्योंकि इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ष 2019 और 18 में दोनों में भी पूछे गए हैं। इनको आप देख पाएंगे और इनके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी है पिछले बार भी और इस बार भी आप देख पा रहे होंगे। विशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार जरूरी है। और यहाँ पर भारत की जो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों चर्चा में आ जाती हैं। भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी दोनों ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक न्याय प्रणाली, संघीय अपराध क्या होता है, इनके बारे में भी जानने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। मेंस के लिए हम क्या देख सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के आपराधिक जो कानूनों में सुधार की आवश्यकता, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन और कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले मुद्दे यहाँ पर चर्चा में रहेंगे। द हिंदू में ये आर्टिकल फिर से छपा था। हाल ही में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय दंड प्रक्रिया जो संहिता है सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए में निहित वास्तविक आपराधिक कानून में सुधार के लिए कई विधेयक पेश किए गए थे, किंतु विशेष और स्थानीय कानूनों SLLS पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। मतलब विशेष जो स्थानीय कानून थे उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इनसे संबंधित कई कानून पास किए गए। विशेष और स्थानीय कानून है क्या, जो विशेष रूप से मतलब ये जो विशेष और स्थानीय कानून है विशेष रूप से किसी विशेष राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र के विशेष के लिए सांस्कृतिक कानूनी मामलों के समाधान के लिए, देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष में सांस्कृतिक या उनके शैक्षिक रूप से जो कानूनी मामले होते हैं उनके विषय में जो समाधान होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष के कानूनों में वे भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी में उल्लिखित सामान्य कानून नियमों से भी भिन्न होते हैं या उन आपराधिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार विशेष रूप से विशेष मुद्दों के संबंध में तैयार करती है। इनका महत्व क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे इनमें सबसे मुख्य अपराधों को कार्यवाहियों को शामिल किया जाता है। वे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सार्थक भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2021 में पंजीकृत सभी संज्ञेय अपराधों में लगभग 39.9% ऐसे ही कुछ विशेष स्थानीय मामले थे। संज्ञेय अपराधों की एक अधिकारी न्यायालय वारंट की मांग के लिए बिना किसी संदिग्ध के मामले का संज्ञान ले सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है तो उस व्यक्ति ने अपराध किया है और संतुष्ट है कि निश्चित आधारों पर जानकारी आवश्यक है, तभी ऐसा किया जा सकता है। मतलब संदिग्ध मामले की जांच और ये मतलब उस पर विश्वास और गिरफ्तार किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिरासत की पुष्टि करनी होगी।
देखिए, और भारत में विशेष स्थानीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। अस्पष्ट परिभाषाएं हैं इसकी अलग अलग। कानूनल जो प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता, उसकी चिंतनशीलता की कमी है यहाँ पर, और नियत प्रक्रिया को कमज़ोर करना, मतलब ये सारी की सारी कुछ चुनौतियाँ हैं। उनको स्वीकार करते हुए, उनका समाधान करते हुए आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत प्रावधान असाधारण रूप से कड़े हैं। यूएपीए के तहत आरोपियों को जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब ऐसे जो अपराधी होते हैं, इनके लिए यूएपीए एक्ट के तहत जमानत नहीं मिलती। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको जमानत मिल पाती है। SLL जिन व्यवहारों को अवैध बनाते हैं, जो स्थानीय स्तर के विशेष नियम हैं, जो इनको अवैध बनाते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता अलग अध्याय के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग, गिरफ्तारी, जांच, अभियोजन, परीक्षण और जो जमानत के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं वाले SLL को आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC में शामिल किया जाना चाहिए, अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए। वर्तमान में सुधार की प्रक्रिया पर प्रमुख प्रतिबंध SLL का घटकों का बहिष्कार और इन कमियों को दूर करने के लिए सुधारों के चरण की मांग करता है। एक मेंस का क्वेश्चन दिया गया है आपको वर्ष 2019 का 1967 का जो यूएपीए एक्ट है उसके विषय में, और NIA अधिनियम के बारे में संशोधन हुआ था उसके विषय में। एक पोस्ट अधिनियम है वर्ष 2013 के अधिकारियों की नियुक्ति जो की गई थी उसके विषय में कुछ जानकारी है, और ये कोई विशेष मुद्दा है नहीं हमारे पास। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर महिला जो बाल विकास मंत्रालयों और को कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम निवारण 2013 के तहत पोस्ट के तहत अधिनियम के तहत जिला के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश किया है। हाल ही में मणिपुर हिंसा घटना हुई थी, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। वहीं वहाँ पर जो जिला अधिकारी थे, मतलब कई अधिकारी रैंक के लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक संदिग्ध निर्णय लिया है कि मतलब यहाँ पर लोगों को, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त होना चाहिए। बाल विकास जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त होना चाहिए। इसीलिए महिला संरक्षण के लिए चुनावी जो मुद्दे हैं, मतलब महिला संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण को हमें जो बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे मतलब अधिकारियों की नियुक्ति के लिए और उनको प्रशस्त करने के लिए, महिलाओं की देखरेख के लिए उनको हमें नियुक्त करना आवश्यक है, और यही यहाँ पर एक मुद्दा है। और इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, और इनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका एक नोडल जो एजेंसी है ये है। वर्ष 2013 का अधिनियम है ये। पोस्ट और अधिनियम कार्यस्थल पर देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत ये पोस्ट अधिनियम इसको कहते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और बनाम अन्य राजस्थान 1997 के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय विशाखा दिशा निर्देश दिए थे। इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का आधार बनाया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 केवल धर्म, नस्ल, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ जो आर्टिकल 15 है इसके विषय में बताया था। इसका जिक्र करते हुए बताया कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन, जिसे भारत ने वर्ष 1993 में अनुमोदित किया था। आगे की राह में एक रोजगार न्याय अधिकरण। कार्यस्थल पर यौन, देखिए कार्यस्थल पर होता क्या है, महिलाओं के विषय में जब हम देखते हैं तो जो भर्ती करने वाले लोग होते हैं तो महिलाओं और पुरुषों में समानता, उनके प्रति समानता नहीं दिखाते हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। महिलाओं को कहीं ना कहीं कम सैलरी मिलती है और पुरुषों को ज़्यादा, क्योंकि ये पितृत्व की मानसिकता है। सभी ये जो वर्तमान का दौर है सभी ग्रसित हैं इससे, तो इसलिए महिलाओं को उतना उचित, मतलब पैसा हर जगह पे ऐसा ही है, कहाँ कहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह लगभग दिखाई देता है। अधिनियम के दायरे का विस्तार घरेलू कामों को अधिनियम के दायरे में किया जाना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं,
डेली लड़ाई होती है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति के अनुसार किसी भी अवांछनीय व्यवहार को शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिए। इस प्रकार यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा व्यापक हो जाएगा। नियोक्ता दायित्व न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने कहा कि नियोक्ता की उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए यदि उसने यौन उत्पीड़न को बढ़ावा दिया हो, ऐसे माहौल को अनुमति दी हो जहां यौन दुराचार व्यापक और व्यवस्थित हुआ हो, जहां नियोक्ता उत्पीड़न पर कंपनी की नीति श्रमिक द्वारा शिकायत दर्ज के तरीकों को खुलासा करने में विफल रहता हो। वर्मा पैनल ने शिकायत दर्ज की 3 महीने समय की खत्म की जानी चाहिए और किसी शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहले वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला तस्करी रोकथाम, तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के प्रति बचाव, पुनर्वास और एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना स्टार्ट करी गई थी। स्वाधार योजना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की एक योजना थी। नारी शक्ति पुरस्कार भी इसके लिए बनाया गया। देखिए, स्वाधार एवं स्वयं सिद्ध महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 2 योजनाएं, उनके बीच अंतर और संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2010 का क्वेश्चन है। तो स्वयं सिद्ध उन लोगों के लिए है जो प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवाद से बची महिलाओं और जेलों से रिहा कैदियों, मानसिक रूप से विकृत महिलाओं आदि जैसी कठिन परिस्थितियों में हैं। जबकि स्वाधार एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए है। स्वयं सिद्ध महिला स्थानीय स्वाधार स्व सरकारी निकायों और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जबकि स्वाधार राज्यों में स्थापित ICDS कार्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, ये इन दोनों में से अलग अलग मतलब कोई भी सही नहीं है, इसमें आप आंसर देख सकते हैं। और आज का न्यूज़ हमारे यहीं पर कवर होता है। उसके बाद में अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ कमी कर रहे हैं और दोस्तों के साथ में साझा करना ज़रूरी है। आप लोगों को दोस्तों के साथ में साझा कीजिए और जहाँ तक हम पहुँच सकें वहाँ तक हमें पहुँचाइए। हम कोशिश करेंगे कि डेली क्लास आपके टाइम से हो, और जब तक नहीं होते हैं तो थोड़ा सा आप कष्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी की जो वर्तमान की क्लास है ये इम्पोर्टेंट है और टाइम आने वाला आपको बताएगा कि इसकी महत्वता मतलब कितनी है, ये किस लिए और कितनी महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का।